नमस्कार। आज हमारे साथ हैं विष्णु शर्मा, दिल्ली से। जर्नलिस्ट हैं, फिल्म रिव्यूअर हैं, राइटर हैं, हिस्टोरियन हैं, हिस्ट्री के बड़े फैक्ट चेकर हैं और पिछले साल आई इनकी किताब इंदिरा फाइल्स जो इस समय धूम मचा रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि विष्णु जो है हमारे साथी, हमारे दोस्त, हिस्ट्री के फैक्ट चेकर हैं। तो अब जो पिछले शुक्रवार को फिल्म आई है वीर सावरकर पर, स्वातंत्र वीर सावरकर, रणदीप हुड्डा ने इसे डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया और वही लीड एक्टर भी हैं। तो इस फिल्म को लेके कई सारे सवाल उठ रहे हैं और कई लोगों का ये कहना है, रिव्यूअर्स ने भी ये कहा है कि बहुत सारे फैक्ट्स इसमें गलत दिखाए गए हैं, बहुत सारी बातें जो है तोड़ मरोड़ के दिखाई गई हैं। तो हम आज विष्णु शर्मा जी से ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी फिल्म देखी है, उन्होंने भी रिव्यू लिखा है। तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कितना सच इस फिल्म में दिखाया गया है, कितनी लिबर्टी ली गई है और कितना झूठ बताया गया है। तो हम इन तीनों मुद्दों पर आएंगे। तो विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार आपको। जी नमस्कार। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा यही कहना है कि आप इस फिल्म को देखकर जो आपका जो रिव्यू था, आपने क्या महसूस किया एक दर्शक के रूप में? आपके इतिहासकार वाले रूप में हम बाद में आएंगे। तो एक दर्शक के रूप में, क्योंकि आप रेगुलर फिल्में देखते हैं, कैसी लगी ये फिल्म आपको और क्या लगा देखकर कि क्या ये फिल्म में रणदीप हुड्डा जो है वीर सावरकर के साथ न्याय कर पाए हैं? देखिए, दो तीन बातें अगर पॉइंट्स में शॉर्ट में बोले तो एक तो रणदीप हुड्डा ने मेहनत बहुत की है, चाहे वो लुक का हो उस वक्त का, क्योंकि उसके पास फाइनेंस की कमी थी, बावजूद बिना लंदन जाए। और कई बार पीरियड फिल्म में आप जाते हो तो अलग अलग सन दिखाने पड़ते हैं। 1906 में गए और प्लस यहाँ तो लोकेशंस भी थी, आपको जर्मनी वहाँ पेरिस में दिखाना था, लंदन में दिखाना था, आपको कारागार भी दिखानी थी, वो काला पानी वाली, फिर उनको नासिक और वो सारी चीजें, मंदिर प्रवेश और वहाँ की जेलें और सारी चीजें दिखानी थी। और बीच बीच में 1857 और इस तरह की चीजें भी थी। तो ये मुश्किल था और जो हुड्डा ने कर दिखाया। लेकिन सावरकर जिस तरह का कद है और जिस तरह का व्यक्ति और महापुरुष, कुछ भी कह लीजिए, उनके साथ एक बड़ी बात है कि वो या तो लोगों ने बहुत प्यार करते हैं, ऐसे तमाम बड़ी जमात है, और या बहुत से लोगों से बड़ी नफरत करते हैं। और ऐसे में बस इस फिल्म के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हुड्डा का कद जो है वो हमेशा लोग वो बड़ी बहुत मेहनत करते हैं अपने उसमें, लेकिन क्योंकि जमीन से उठे हैं और वो जो जगह बनानी चाहिए थी, खान बंधु है, जैसे अक्षय कुमार है, ऋतिक रोशन है, उस तरह का ऑरा उनका नहीं था। और ये एक तरह से कमी थी। लेकिन आपने कहा कि फिल्म कैसी थी, तो उन्होंने पूरी तरह से मेहनत की। सावरकर पे भी उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की। उस रिसर्च में छोटी मोटी गड़बड़ियां स्वाभाविक है, लेकिन उन्होंने क्या कोशिश की, कई बार क्या होता है कि आप स्टिक टू द पॉइंट रहिए, वो उससे निकलते हैं और निकलते हैं, लेकिन जिस निकलते हैं बाहर तमाम सारी रिसर्च शामिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उस पहलू को ढंग से नहीं दिखा पाते, क्योंकि वो जरा सा बता के निकल गए और उन्होंने सोचा कि दर्शक समझ लेंगे। ऐसे कई सीन है, पर मुझे बतौर हिस्टोरियन मैं समझ सकता हूँ, लेकिन दर्शकों ने शायद वो समझा नहीं होगा। तो वो कभी कभी लोगों को थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री लगती है, और 2 घंटे 56 मिनट की फिल्म, मुझे लगता है कि वो जिस तरह से बना रहे, जो उनका स्टाइल था बनाने का, वो डिजर्व करता है एक वेब सीरीज। तो वो फिल्म में क्या है कि आप एक पॉइंट पे रहिए, कि हम इस पॉइंट पे बात करेंगे, हर एक के जीवन का एक पहलू है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे गांधी माई फादर में फादर और गांधी को लिया गया, अगर वो सावरकर का एक हिस्सा कोई लेते, क्योंकि सावरकर इतना छोटा वो नहीं है, इतना बड़ा चैप्टर है वो, उससे हर कोई जुड़ा है, लेनिन जुड़े हैं, गांधी जुड़े हैं, भगत सिंह जुड़े हैं, उनसे बोस जुड़े हैं, रासबिहारी बोस जुड़े हैं, वो बंदे से महात्मा गांधी की हत्या जुड़ी है, उस बंदे से, मतलब आप सोचिए कि कितने कितने लोग, भीखाजी कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लंदन हाउस, मदन लाल धिंगरा, जैक्सन नासिक का जो मारा गया था, वो खुदीराम बोस, तमाम सारी जो घटनाएं और जुड़ी हुई हैं, तो उस व्यक्ति को पूरे में समेटने की जो कोशिश थी, उसमें वो उतना कामयाब, मतलब मैंने बताया ना कि जहां जहां वो लेने की कोशिश करते हैं, छोटे रह जाते हैं। लेकिन बावजूद उसके, अगर आप सावरकर फैन है तो फिल्म आपके लिए। ठीक है, आपके हिसाब से जो 2 चीजें मुझे समझ में आई, एक तो ये फिल्म जो है वो उनके फैंस के लिए है, दूसरा जो है इस पर वेब सीरीज बनना चाहिए, वेब सीरीज इस सब्जेक्ट से न्याय कर सकती है। अब इसके अगले हिस्से में मैं आता हूं। जैसा कि रणदीप हुड्डा फिल्म के प्रमोशन के दौरान हमने देखा कि वो बड़े आक्रामक रहे हैं और उन्होंने कहा एक टीवी प्रोग्राम में
कि जो लोग वीर सावरकर को जो है माफी वीर कहते हैं, मैं उनके कान के नीचे लगाना चाहता हूं। ये बात जो थी वो बहुत सारे लोगों को उस वक्त भी अखरी थी, बात हुई, और फिल्म आने के बाद अब लोग यही कह रहे हैं कि भाई उन्होंने ये बात तो गलत कही थी, और जिस तरह से उन्होंने तथ्य दिखाए हैं फिल्म में, और जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में खासतौर पे गांधी जी को जिस तरह से दिखाया, उससे बहुत सारे लोग नाराज हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि अब तो रणदीप हुड्डा के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। तो ये क्या आप इसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मानते हैं उनका, कि फिल्म को हॉट करने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट, या सचमुच वो ढल गए सावरकर के किरदार में, उस रोल में, कि उन्होंने कहा कि नहीं, माफी वीर जो कहते हैं उनको जो है कान के नीचे लगाना चाहिए? एक बात ये मान के चलिए कि एक ही व्यक्ति है, इतिहास में बहुत लोगों के साथ अन्याय हुआ है। मैंने पूरी गुमनाम नायकों की गाथा एक किताब लिखी थी। उस किताब को आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि उनके आगे कई लोग ऐसे हैं जिनके आगे भगत सिंह कुछ भी नहीं है। सच यही है। हमने कुछ किरदार इतने ज्यादा बड़े कर दिए कि लार्जर देन लाइफ, और जो लार्जर देन लाइफ थे वो बहुत छोटे कर दिए। तो ऐसे मैं इतने नाम गिना सकता हूँ, रास बिहारी बोस, बागा जितेंद्र, मतलब इनके आगे ये सब कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने, चंद्रशेखर आजाद, उनको आपने कैसे डाउन किया? वो एचआरए के हेड हुआ करते थे, वो मास्टर माइंड थे, मास्टर ब्रेन थे, उनसे जुड़े कागजात तक गायब है। जो वो लिखा करते थे, बलराज के नाम से एक लेटर नहीं मिलता उनका। तो इतना ज्यादा इतिहास में घालमेल हुआ है शुरुआत में कि आपको सर्टेन कुछ चेहरे बना दिए गए कि आपको, जैसे बहुत लोगों को ये ऐतराज है कि गांधी जी को इतना क्यों बढ़ा दिया गया, तो सावरकर से हिट की। ये जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जितने लोगों ने देश के लिए काम किया, आप उस वक्त के अगर स्थिति निकालेंगे, जो मैंने पढ़ी, क्योंकि मैं बहुत सारे, मैं लोगों को बता दूं, नेट क्वालिफाइड हूँ, बतौर ट्रेंड हिस्टोरियन हूँ, 3-4 किताबें लिखी हैं, बहुत सारे शोज और बहुत सारे फैक्ट चेक वीडियोस किए हैं, और सबूतों के साथ अपनी बात रखता हूँ। अक्सर मैं जब भी जाता हूँ तो मैं तो सबको इनवाइट करता हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो उसको मुझे साबित करो गलत, ऐसे ही मत बोलो। तो जब अब आप भगत सिंह को लीजिए, उनके जीवन में भगत सिंह को आप पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया कि भगत सिंह महानायक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सावरकर है। उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया, फांसी पे चढ़े, इतने लोगों को प्रेरणा दी। लेकिन जब वो मास्टरमाइंड, अगर आप उस फॉर्मेट में लाते हैं, तो उन्होंने स्कॉट को गोली मारने गए थे, सैंडर्स को गोली मारी, गलती को गोली मारी, बिल्कुल। उनको मना किया था चंद्रशेखर आजाद जी ने कि वो पिस्टल जिससे सैंडर्स को गोली मारी वो संसद में मत ले जाना। ये कहा जाता है कि संसद का पूरा आइडिया बटुकेश्वर दत्त का था, उनको वहां रसिया भेजा जाना था, क्योंकि वो रशियन क्रांतिकारियों से मदद लेते। उस वक्त उनका रुझान उसी तरह का था। उन्होंने प्रेशर करके यहाँ गए, उसके बावजूद जब चंद्रशेखर आजाद ने, तो ऑफिशियल फैक्ट है, कहा नहीं जाता है, ऑफिशियल फैक्ट है कि चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि तुम वो पिस्टल मत ले जाना वहां तुम्हें केवल यही प्लानिंग थी कि सबको यही पढ़ाया जाता है कि बम फेंक कर हमें केवल बताना है, बहरी सरकार को जगाना है, इन बिलों का विरोध करना है। ये तय हुआ था। बम किसने अंदर पहुंचाए, किसने उनको संसद की सदस्यता दिलाई, मतलब जो जहां जाने के लिए लाइब्रेरी और ये सारी चीजें हुई, उनका आई कार्ड बना, अंदर जाने के लिए अनुमति मिली, तब भी यही होता था। और किसने पिस्टल पहुंचाई और किसने वो बम पहुंचाए, ये सब, और वो कागज किसने पहुंचाए, इसके लिए कई लोग लगे, पर हम केवल एक आदमी को जानते हैं, भगत सिंह। उसके बाद वो अंदर गए, आजाद ने मना किया था, पिस्टल उन्होंने फायर की, 3 गोलियां अभी भी वहां लोकसभा है, जो जिसे आप आज लोकसभा के नाम से, पुरानी लोकसभा में, हाँ, आप गाइड जब जाएंगे तो गाइड दिखाता है आपको कि पिस्टल, वो गोलियां यहाँ लगी। उन्होंने वो पिस्टल निकाल के वो फायर की। जब बम ले जा रहे हो आप तो पिस्टल की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि उन्हें फांसी पे चढ़ने का जुनून था, वो उनकी स्ट्रेटजी थी। लेकिन उसका नुकसान बहुत हुआ। इतिहास इसको कोई वो नहीं करता, क्योंकि उसके बाद से क्रांतिकारी आंदोलन को क्रश कर दिया गया और उनको फांसी की सजा हुई तो केवल उस पिस्टल की वजह से हुई, बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो ऐसा मेरा मानना है कि भगत सिंह तो चले गए, लेकिन मैं ये बताने वाला था कि हमने भगत सिंह जरूरत से ज्यादा पढ़ा, लेकिन हमने सावरकर, जिनके बारे में लोग जानते नहीं थे, एक दिन आता है सावरकर, इतना सावरकर से हेट बढ़ती जाती है, सावरकर और भगत सिंह बैठे हैं, उनकी पिटिशंस की तुलना हो रही है कि भगत सिंह इतने महान थे और सावरकर इतने घटे थे। क्या उन्हें भगत सिंह सावरकर के रिश्तों के बारे में पता है? तो मैं ये कह रहा हूं, आपने जो सवाल था कि क्यों वो इतना गुस्सा हो गए सावरकर को लेके, क्यों उनका जुनून चढ़ गया, क्योंकि जो असली में विक्रम संपत की किताबें पढ़ी है ना, उसने उन्हीं की किताब पर ये फिल्म बेस्ड है ना। उन्होंने, ऐसा नहीं है, उन्होंने कहीं नहीं लिखा मेरे ख्याल से कि उनकी किताब पर बेस्ड है, लेकिन आप जब लगातार बोल रहे हैं जी, अच्छा हो सकता है उन्होंने बोला हो, बट मेरे ख्याल से मैंने फिल्म में लिख के देखा नहीं। तो उन्होंने वहां जो मैं कह रहा हूँ फैक्ट्स अगर गलत है तो उनको सामने रखें।
तो जब उन्होंने जितना दर्द उस व्यक्ति ने झेला है, आप भी पढ़ेंगे, आपकी आँखों में आँसू आएँगे। आप पढ़िए उसको कि कैसे उसने आपका भाई आपके साथ जेल में बगल वाले में बैरक में बंद है, आपको 2 साल पता नहीं है, 1 साल पता नहीं है। आपकी बेटी की डेथ हो गई, आप लंदन में हैं। आप आज एक आदमी बैरिस्टर बनता है और वो भी उस ज़माने में, आज भी बन जाए तो उसकी कितनी इज़्ज़त हो गई है, लंदन से पढ़ के आया कोई वकील तो लाखों की फीस लेगा। और वो व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ छोड़ के केवल क्या कर रहा है, वो वहाँ से एक बॉम्ब का फ़ॉर्मूला भेज रहा है अपनी जान पे खेलकर, ताकि खुदीराम बोस जैसे लोग उस बॉम्ब को बना के इस्तेमाल कर सकें। लेकिन लोगों को ये पढ़ाया नहीं गया कि खुदीराम बोस तो पढ़ाए गए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि खुदीराम बोस को जो बॉम्ब का मॉड्यूल था उन्होंने बना के भेजा था। जैक्सन का पता था कनेरे का, मदन लाल धींगरा का पता था, लेकिन इतनी बड़ा जो उन्होंने नेटवर्क खड़ा किया, 20 पिस्टल भेजी, जो वहाँ से सावरकर कर रहे थे इतने लोगों के लिए। आपको मालूम है मेरी एक नई किताब अगली आ रही है, कांग्रेस स्टोरी, उसमें ये बताया जाएगा कि कांग्रेस ने कब-कब जो भी स्वतंत्रता संग्राम था, उसका कब-कब विरोध किया और ये शपथ खाते थे कि भविष्य में 1857 जैसा विद्रोह दोबारा ना हो। अपने अधिवेशनों में कांग्रेस ने कई बार शपथ खाई है, ये ली है और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। 1957 में पहली बार नेहरू ने ये कबूल किया लाल किले से कि वो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन फिर भी सावरकर का नाम नहीं लिया। तो सावरकर से इतनी हेट होती है, दैट्स व्हाई लोगों को जो सावरकर को चाहते हैं, वो उन्हें गुस्सा आती है कि इतने छोटे-छोटे लोगों को तुमने भारत रत्न बना दिया, इतना बड़ा क्रांतिकारी बना दिया, सावरकर से समस्या क्या है? वो केवल समस्या ये है और उसका भी किताब में दिखाया गया कि समस्या ये है कि एक समय में वो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट हो गए। उनके साथ राजनीतिक मजबूरियां थी, उनको जिस शर्त पे छोड़ा गया, उसमें राजनीतिक गतिविधियों में उस तरह की भाग नहीं ले सकते थे, जो कि एक तरह से जहां पे भी उन्हें जाना था, जहां अंग्रेज सरकार को दिक्कत होती, वो उन्हें फिर अंदर करते थे। लेकिन आप ये सोचिए, लोगों को नहीं पता, ये फिल्म भी ये छोड़ देती है कि जिस आदमी ने सजा दिलाई, 2-2 आपको ध्यान है, आपने फिल्म देखी होगी, तो लंदन का जज कहता है कि बिल्कुल, हाँ, 2 काला पानी की सजा की। आपको मालूम है जज कौन था? मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, लेकिन वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाए गए। आप बताइए, सावरकर को 2-2 काला पानी की जिसने सजा की, वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा। ये बात लोगों को नहीं पता है। तो आपको लगेगा कि एक आदमी को जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और कोई उसका व्यक्तिगत कोई वो नहीं थी, वो अछूतों के लिए, देश के लिए इतना सब करता रहा। मुसलमानों के विरोध में भी वो इसलिए आया क्योंकि जो उसके साथ जेल में हुआ, जेल में क्या था, एक अंग्रेज जेलर था और ढेर सारे पठान जो उसके वार्डन टाइप गुंडे मुस्टंडे हुआ करते थे, वो वहां पर लोगों को पानी तब देते थे जब वो कलमा पढ़ लेता था। जब उसे लगा सावरकर, ये तो दिखाया है फिल्म में। हाँ, ये दिखाया है फिल्म में। ये सच है। ये विक्रम संपत ने बाकायदा रेफरेंसेस के साथ अपनी किताब में दी है चीजें कि सावरकर का जो बदलाव था, एक उसे लगा जब वो बाहर आया, देखा कि भैया अब खिलाफत आंदोलन हो रहा है, तो भाई क्यों आप आज तक इस बात पे विद्रोह होता है, मतलब विरोध होता है गांधी जी का भी कि आपने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट क्यों किया कि मुसलमानों को साथ लाना है। तो ये इतनी बड़ी चीजें थी, तो आज की जो पीढ़ी है उससे छुपाई गई। दैट्स वाई अगर वो आता है, मैं कह रहा हूं उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन ये सच है कि सावरकर के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। मेरी कल ट्विटर पे बहस हो रही थी, बहुत बड़ा अपने आप को जो इतिहास के जानकार बताता है, वो ट्विटर पे मुझसे कह रहा था कि सावरकर की किताब भगत सिंह क्यों पढ़ेंगे, वो तो लेनिन की पढ़ रहे थे। सिखाया ये गया है कि उठो भगत, जेलर आता है, आपने देखा होगा जेलर आता है कि उठो भगत, फांसी का समय हो गया है, तो वो कहता है रुको, ये आपने देखा होगा में रुको, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा, लेनिन की किताब पढ़ रहे हैं। ये किसने किया? वो लेनिन की एक किताब पढ़ रहे थे, सावरकर की 2 किताब पढ़ रहे थे जेल में, और दोनों किताबों से नोट्स बनाए उन्होंने अपनी डायरी में। वो डायरी जाके ऑनलाइन पढ़ लीजिए भैया, सारी चीजें तो उनके उसमें है। वो बता रहे हैं कि भैया बहुत वो वामपंथी थे, वो बनाने थे, ठिकाने थे। अरे 23 साल के थे भगत सिंह, 23 साल के लौंडों से मिलिए आप, उनको क्या कितना समझ होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगत सिंह की समझ, उनकी समझ असाधारण थी, लेकिन वो विचारों के प्रवाह से जूझ रहे थे। वो लगातार विदेशी किताबें, हमारी सारी किताबें नालंदा में चल गई। हमें जो आपको लोगों को पता नहीं है, जो हमारी अर्थशास्त्र है चाणक्य वाली, वो 1905 में शायद या 1909 में मिली है मैसूर की लाइब्रेरी में। उससे पहले कोई जानते नहीं था अर्थशास्त्र चाणक्य क्या है। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी लिपि पढ़ी, तब हमें पता चला कि अशोक नाम का राजा है। तो जब हमें हमारा इतिहास पता नहीं है, तो हमारे युवा क्या पढ़ेंगे? वो रशियन क्रांति पढ़ते हैं। सावरकर खुद मैजिनी पढ़ रहे थे, तो ऐसे में इटली का, तो ऐसे में जब ये सब लोग पढ़ रहे थे, तब उन्हें लगा, धीरे धीरे सावरकर को भी लगा कि हम तो विदेशी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो हमें अपना साहित्य भी तो पढ़ना चाहिए। तो वो सावरकर से जाके ये फिल्में दिखाया भी, रत्नागिरी में मिले और उन्होंने उनसे परमिशन मांगी
कि भैया मुझे आपकी किताब छापनी। अब यहाँ पे कुछ पर जो फ़िल्म में आपने फैक्ट की बात की हाँ, इसमें वो एक लेकिन कई लोग ये मान रहे हैं कि ये संभव नहीं है और ऐसा नहीं हुआ है कि भगत सिंह उनसे क्या नहीं जाके होता? मिले, क्योंकि रत्नागिरी में जो है सावरकर जो थे हाँ, अंग्रेजों की निगरानी में थे और सैंडर्स की हत्या करने के बाद में जो है भगत सिंह जो है अपना वेश बदलकर या किसी भी तरह से छुपते हुए दिल्ली और आसपास या पंजाब के इलाकों में थे। नहीं इसका कोई रिकॉर्ड ये नहीं मिलता है। हाँ, हाँ, इस पे सवाल हो सकता है। मैं आपको रिकॉर्ड ढूँढ हाँ, के मैंने भी ढूँढा नहीं, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था हाँ, ये। मैंने भी कहीं पढ़ा ठीक। था कि वो मिले थे। और हम्म, मेरे ख्याल से जो सावरकर का जो पूरा वो है, उसमें भी उन्होंने दावा किया है कि मिले। तो हाँ, लेकिन ये इसका मेरे पास रिकॉर्ड मेरे पास मैंने अपने लेख में लिखा कि सावरकर ने जो उनकी हम्म, चौथी जो उनका संस्करण था, वो ठीक। सावरकर की बुक का, वो छापा था भगत अच्छा। सिंह ने, इस पे कोई विवाद नहीं है। और ये राजाराम शास्त्री जो सावरकर के ही वो हुआ करते थे, नहीं भगत सिंह के साथी हुआ करते थे, उन्होंने अपनी किताब अमर शहीद करके कोई किताब है, उन्होंने लिखा है हम्म, बाकायदा। मैं आपको रेफरेंस भेज सकता हूँ कि तो- सावरकर हाँ, की क्योंकि किताब भगत सिंह को मिल गई और वो बड़े खुश हुए। उस किताब को हम्म, जल्दी-जल्दी 3 दिन में निपटा के वापस करना था। फिर उन्होंने उनसे कहा कि मुझे ये किताब चाहिए, छपवाना इसका एडिशन खत्म हो गया था। लेकिन हम्म, ये फ़िल्म बनाते में ये गड़बड़ हो जाती है, वो कह रहे हैं इंग्लिश में एडिशन उन्होंने हाँ, भगत सिंह ने छपवाया। इंग्लिश में हाँ, ऑलरेडी हाँ, छप चुका था, लेकिन वो शायद खत्म हो चुका था। वो ओके, खत्म हो चुका था तो उसका अलग एडिशन छपवाना चाहते थे। भगत सिंह उसके 25 पैसे कीमत ज़्यादा रखना चाहते थे, ताकि वो 25 पैसे संगठन के काम में लिया जा सके। तो आप ठीक है। सोचिए जो भगत सिंह सावरकर के लिए हुँ, उन्होंने लेख भी लिखा है, एक लेख में सावरकर की बहुत बुरी-बुरी तारीफ की है बहुत। और सावरकर के साथियों की आप सोचिए श्याम जी कृष्ण वर्मा सावरकर के संरक्षक जो हुँ, जो इंडिया हाउस जिन्होंने बनाया, उनकी जी, मौत हुई 1930 में, भगत सिंह जेल में बंद थे और उनके लिए शोक सभा रखते हैं जेल में भगत सिंह। मदन लाल ढींगरा ठीक, सावरकर के शिष्य कह सकते हैं आप, उन्हें ट्रेनिंग दी। वो हाँ, मदन लाल ढींगरा के लिए भगत सिंह ने लेख लिखा पूरा। करतार सिंह सराभा जिनको अपना गुरु मानते थे भगत सिंह, वो और विष्णु पिंगले गदर क्रांति के लिए ये 2 लोग आए वहां से। विष्णु पिंगले सावरकर के शिष्य थे और इस नाते करतार सिंह सराभा और पिंगले की बहुत बातें होती थी सावरकर को लेकर। और इतने सारे कनेक्शंस हैं जो उन दोनों के बीच में है और दोनों के बीच में कहीं भी कोई मनमुटाव, कोई भगत सिंह का बयान सावरकर को लेकर उल्टा हो, बल्कि सावरकर की जो किताब में से नोट्स हैं वो मैं दे सकता हूँ आपको उनकी डायरी में से। मेरे पास यहीं आप ठीक 1 है। मिनट देंगे मैं मेरे पीछे जो मेरी बुक मैं शेल्फ है उसमें भगत सिंह ले लूँगा, मैं आपसे ले लूँगा, फिर उसको दिखाएँगे। हाँ, रखा है। हुँ, तो बात ये है लेकिन कि सावरकर बात को जिस तरह से पेश किया गया, बात वही कि उससे फ़िल्म शायद में किसी किस को तरह लगा। से दिखाया। हाँ, हाँ, फ़िल्म में ये बात होता है ये मैंने आपको बताया हाँ, कि फ़िल्म डिज़र्व करती है वेब सीरीज़। अब जैसे फ़िल्म में हाँ, ये वो भगत क्योंकि सिंह का पहला डायलॉग है कि हाँ, कैसी शुरुआत हुई? तो अब उसका कोई रेफ़रेंस नहीं है कि भगत सिंह से नहीं है, सवाल हाँ, पूछा गया क्या? लेकिन वो उन्होंने कुछ मुझे लगता है कि इस एक होता है ना फ़िल्म की स्ट्रैटेजी बेचने के लिए या संकेतात्मक कभी-कभी दिया जाता है, तो शायद उसके लिए थोड़ा बहुत लिबर्टी उन्होंने लिया है। हुँ, लेकिन ये लेकिन ज़रूर है उन हाँ, नहीं कि सावरकर और भगत सिंह के सावरकर रिश्ते की बहुत जो अच्छे थे। कहानी नहीं रिश्ते अच्छे रहे, लेकिन जैसे कहा कि उन्होंने ये दिखाया कि भई वो मिलने आए या उनसे इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है चलिए, वो अलग बात है, लेकिन वो फैक्ट, क्योंकि जब हम फ़िल्म देखते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि सही दिखाया जा रहा है और आदमी उसको वैसे ही ले लेगा देखने वाला कि अच्छा भगत सिंह मिलने गए थे। अब ये अगर फैक्ट नहीं है, नहीं, जैसा मिलने कि गए कहीं ये पे दर्ज मैं नहीं है, अभी भी ये कहूँगा कि मैंने है ना? खुद कहीं पढ़ा है। मुझे अभी ठीक आपसे है। बात करते वक़्त होली की हाँ, तैयारियों में उलझा था, तो मैं इस फैक्ट को आपके अच्छा, पास अच्छा, निकाल हाँ, के रखा है। मैंने ठीक है ना? ये फैक्ट वो उनसे रत्नागिरी में गांधी जी में मिलने गए थे। आपने जो हाँ, कहा बहुत सारे लोग ये भी कहते थे वो कि तो राजगुरु हुँ, हेडगेवार से कब मिले, लोग ये करते हैं। लेकिन बाद में ये पता चला क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई गई। बहुत सारी चीज़ें जो उस वक़्त के लोगों ने लिखी, वो मेन जो इतिहास आता है आपके पास उसमें से बहुत सारी चीज़ों के साथ घाल-मेल किया गया। ऐसे बताया गया कि फिल्म जैसे हम लोग आज लड़ रहे हैं, मान लो अब आज़ादी के बाद जो लड़ रहे हैं, ऐसी लड़ाई पहले भी चल रही थी। कोई लड़ाई नहीं हुँ, चल रही थी। ये ऐसी कोई लड़ाई नहीं चल रही थी और बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। भी सब एक-दूसरे की इज़्ज़त करते थे, सारे लोग। ज़्यादातर लोग एक-दूसरे की इज़्ज़त करते थे, उनमें मतभेद था। गांधी जी और भगत सिंह में क्या मतभेद नहीं था? क्या ये जो बिल्कुल, कल्ट ऑफ बम और जो ये सब लेटरबाज़ी हुई थी, वो सबको मालूम है। रामप्रसाद बिस्मिल कांग्रेस के अधिवेशन में गए, वहाँ वो नाराज़ हुए। जो उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया गांधी जी ने, तब उन्होंने एचआरए खड़ा किया। तो ये आपस में मतभेद चलते थे। आज़ाद को लेके नेहरू जी पर अभी भी आरोप लगते हैं कि उनकी मौत कैसे हो गई। तो वो आरोप अलग चीज़ है, लेकिन ऑफिशियली
कोई भी बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ जो बदतमीजी के लेवल पे जाए जैसे आज होती है, या गाली हाँ, देने के लेवल पे जाए, वो नहीं होती थी। बिल्कुल। ये ऐसा होता था, भगत सिंह यही ने भी, बात है, मालवीय वही चीज है। दरअसल ये दोनों साइड की बात है। अगर क्योंकि जब आप फिल्म बना रहे हैं तो भी फिल्म बनाते हुए आपको ईमानदार रहना है। दरअसल जो ईमानदारी नहीं झलक रही है उससे सारे सवाल उठ रहे हैं। फिल्म देखते हुए आपको नहीं, लगता है वो कि आपको मुझे फैक्ट्स के साथ बताना पड़ेगा। जैसे मैंने एक सीन कहा हाँ, कि वो जैसे सीन तो मैं मुझे गांधी जी डाउन की करने बात के कर रहा लिए, हूँ भाई, जैसे गांधी जी वाले हाँ, मामले पर बहुत आपत्ति आ रही है लगातार, मतलब मैंने वो जो आ रहा है कि जो भाई उनकी, गांधी जी उनसे मिलने जाते हैं, वो मिलना नहीं चाहते हैं। फिर पहला सीन जो दोनों साथ में है, उनके डायलॉग्स, फिर उनका ये बोलना सावरकर का कि भाई मैं गांधी जी से नफरत नहीं करता हूं, मैं अहिंसा से नफरत करता हूं। वो लगातार एग्रेसिव है उनको लेकर पूरी सबको फिल्म, पता है। है नहीं, ना? देखिए देखिए फिल्म को उसको जी सबको पता है कि गांधी जी को हम्म। लेकर उन दोनों में गीता को लेकर बहस हुई थी। जैसे उन्होंने कहा था कि गीता में भी तो युद्ध की बात है, हिंसा वाली बात। तो ये उन्होंने गांधी जी ने कहा था, तो उन्होंने कहा था नहीं, वो गांधी जी बोले नहीं, ये आत्मयुद्ध है, मतलब खुद से लड़ना है, दूसरों से नहीं लड़ना है। हम्म। जबकि हम सबको मालूम है कि अर्जुन को गीता का उपदेश क्यों दिया गया था, क्योंकि उनके परिजन सामने थे, और वो ठीक परिजन बात। वाली बात थी। ये बात सावरकर ने कही, और ये सच है। अगर आप कहते गांधी जी मिलने से किसने मना किया, आपको लगता है गांधी जी आज इतने बड़े हैं, गांधी जी इतने बड़े हैं इसलिए उनको मिलने से मना नहीं कर सकता, ये गलत है। गांधी जी खुद गए थे वहां मिलने। दावा तो ये भी है हाँ। कि लेनिन तक मिलने गए थे, लेकिन उसका कोई रेफरेंस मिला नहीं। मैं आपको बताता हूँ गांधी जी को और किस किसने मिलने से मना हम्म। किया। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद से मिलने गए थे गांधी जी का, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं मिलूंगा। कौन, वो क्योंकि जानते नहीं थे गांधी जी को, तबीयत भी उनकी खराब थी, उन्होंने मना करवा दिया। उनसे मिलने से मना किया पोप ने। जब वो पोप से मिलने गए, मुसोलिनी ने गांधी से मिलने के लिए हाँ कर दिया था, मिले भी, लेकिन पोप ने हम्म। साफ मना कर दिया कि मैं गांधी से नहीं मिलूंगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, गांधी जी कोशिश करते रहते थे अलग अलग तरह के लोगों से मिलने की, और उन्होंने मना किया। लेकिन यहाँ आपने देखा कि फिल्म में एक गांधी जी का पहलू ये भी है कि उनके भाई हम्म। सावरकर के, जब गांधी जी का कद बड़ा हो जाता है हाँ, राजनीति में, उनके पास जाते हैं कि आप एक, तो वो मर्सी पिटीशन में हेल्प की गांधी जी ने कि भाई ऐसे लिखो, है वो और फिल्म है ये वो। फैक्ट है। और फिल्म में जी। गांधी को उसमें फिर बुरा नहीं दिखाया गया, ये दिखाया गया कि इन दोनों में तकरार हुई है, तो वो तकरार उस तरह से ठीक। दिखाई गई। लेकिन क्योंकि सावरकर पे फिल्म बनी है, तो सावरकर हम्म। नेचुरली उस तरह से जाएंगे, लेकिन बाद में उसको बैलेंस कर दिया गया जब गांधी जी उनकी मदद करते हैं। मतलब गांधी जी बावजूद इसके, लंदन में जो बहस हुई उसके बावजूद, वो उनके लिए लिखते हैं, लेख भी लिखते हैं, ये सब दिखाया गया है। तो इसमें ऐसा नहीं बिल्कुल। हो रहा कि गांधी का कद डाउन है। गांधी जी को बड़ा हम्म। दिखाया गया है कि उसके बावजूद गांधी ने उनसे नाराजगी नहीं मानी। और हम्म। हाँ, वो बहस वाली बात, जो पत्नी को कही थी ना कि ये आप कैसे 1 घंटे नहीं झेल पाए ना, जो हाँ, वो वो। बात थी, वो बिल्कुल। भी वो सच है। मैंने भी पढ़े हैं, और वो सारी चीजें ठीक। गांधी जी बावजूद इसके सावरकर को भारत माता का पुत्र बताते हैं, और बताते हैं कि इन भाइयों ने कितनी वो तो लड़ाई लड़ी है देश के लिए। हाँ, वो होता है, बिल्कुल, और बिल्कुल। लास्ट में बैलेंस हो जाता है वो। हाँ, नहीं वो तो बहुत क्लियर है कि जैसे हमने वही बात की कि आपस में मतभेद थे, लेकिन उस तरह से वो मनभेद या विरोध वाली बात नहीं थी जैसा कि वो आज आज की बन तरह चुकी गाली है ये गलौज सारी नहीं थी, चीजें। आज की तरह गाली हाँ, गलौज नहीं थी, अभी बड़ा इश्यू था गांधी जी बिल्कुल। को लेके। मैं कह रहा हूँ नेहरू जी हर आंदोलन में, कौन सा ऐसा आंदोलन है जहाँ नेहरू जी ने उनको हाँ किया हो। आप दांडी मार्च का भी आया था कुछ, 12 मार्च निकली ठीक है, है। हाँ, हाँ। नेहरू जी ने मना कर दिया था कि क्या होगा उससे, नमक तोड़ने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तब उन्हें, जब उन्हें लगा कि इतना बड़ा आंदोलन बन गया, तब जाके हम्म। नेहरू जी, यानी फादर और सन, मोतीलाल नेहरू के साथ दोनों लोग, मतलब नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, दोनों लोग गए, रास्ते में उनसे मिले। हरिजन उद्धार, नेहरू जी ने साफ मना कर दिया था, हरिजन उद्धार से देश को आजादी कैसे मिलेगी। तो गांधी जी जिस दौर से, प्रयोग से गुजर रहे थे, जो अपने अपने नई तरह के हम्म। प्रयोग करते रहते थे, उसको आप, गांधी के जो भक्त हैं वो कहते हैं कि आम लोगों की समझ में नहीं आएंगे। और हम्म। अब वो गांधी जी जानते होंगे कि वो क्या क्या कब कब करते हैं, जो लोगों को समझ में तब नहीं आते थे, बाद में आते थे। कई चीजें बाद में भी समझ में नहीं आई, तो वो करते थे। वो अब चिकित्सा को लेके बहुत प्रयोग करते थे। आपको मालूम है बिल्कुल, गांधी जी के बिल्कुल। जो 2 बेटे इंडिया में हुए और 2 बेटे साउथ हम्म। अफ्रीका में हुए, तो तीसरा बेटा ठीक है। हुआ, उन्हें मालूम है आपने, दाई नहीं थी उनका, नहीं, बिल्कुल। जो डिलीवरी थी गांधी जी ने किताब पढ़ के खुद करवाई। वो ठीक है। प्रयोग करते रहते थे, पेट पे मिट्टी गीली बांध लो, तबीयत चलेगी सही, हो जाएगी, सारी बीमारियां सही हो जाएंगी। बहुत सारे प्रयोग करते थे, और उसको लेके हम्म। बहुत सारा विरोध होता था, बहुत सारी चीजें होती थी। तो इसको लेके मैं दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। उस वक्त सारी चीजें, भगत हम्म। सिंह भी नाराज रहते थे गांधी से, सुभाष चंद्र बोस नाराज थे, सावरकर नाराज थे। तो हमें इतना दुख क्यों हो रहा है सावरकर नाराज है तो वो थे, क्योंकि वो थे। वहां बोस भी नाराज थे, नेताजी बोस भी नाराज थे, वहां भगत सिंह भी नाराज थे, हम्म। वहां बिस्मिल जैसे लोग भी नाराज हुए, वहां लोग उनसे नाराज थे, और वो बहस होती थी। लेकिन गांधी जी बाद में, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं था कि उनको गाली देते थे या उनको
डिसोन कर देते थे। बिल्कुल गांधी जी बिल्कुल। ने कभी ऐसा नहीं किया। गांधी जी फिर उन्होंने नेताजी बोस की भी तारीफ की, नेताजी बोस ने भी उन्हें राष्ट्रपिता बोला। सब लोग आपस में बाद में समझते थे कि भाई हम एक ध्येय के लिए लड़ रहे हैं और हमको एक रहना है। ये होता था। सुभाष चंद्र बोस का जिक्र आया, उसको लेकर भी आपत्ति रही है कि मतलब जिस तरह से फिल्म में दिखाया है, सुभाष चंद्र बोस का है कि जब वो मुंबई आए थे तो जिन्ना से भी मिले थे और जिन्ना से भी मिले थे और सावरकर से भी जाकर मिले थे। और हिंदू मुस्लिम वाला जो मामला था उनका, कि दोनों को ये था कि भाई आप इस तरह से हिंदू मुस्लिम वाली बातें ना करें, ये भी चीज है। फिर जो उन्होंने 1942 में रेडियो से प्रसारण किया था, उसमें भी दोनों को संबोधन करते हुए ये बात बोली थी। लेकिन फिल्म जिस तरह से दिखाती है, फिर वही आपत्ति आई कि जिस तरह से सावरकर उनसे बात कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि तुम बाहर जाओ और इससे मिलो, उससे मिलो और इस तरह से प्लान करो। तो एक तरह से वो मेंटर गाइडेंस जैसा जो है। अगर आपने सावरकर और रासबिहारी बोस के बीच के पत्राचार पढ़ा हो, तो वो सलाह देते हैं। रासबिहारी बोस वहां पर जापान में बहुत बूढ़े हो चले थे, बीमार भी थे, उन्हें युवा नेतृत्व की जरूरत थी। और ये सलाह रासबिहारी बोस को सावरकर ने दी थी कि भाई नेताजी बोस अच्छे हो सकते हैं जो सेना का नेतृत्व करें, और वो पहले से सशस्त्र सेना के हिमायती थे, और वो उन्होंने कहा था। और ये लगातार इस बात को लेकर है, और इन लोगों के बीच में आपस में कभी भी उस तरह की चीजें नहीं थी, आपस में एक्सचेंज करते थे, सब अलग अलग फ्रंट पे लड़ रहे थे। लेकिन आज के चश्मे से हम देखते हैं तो ये बातें सावरकर के फैन भी इस्तेमाल करते हैं कि भैया वो कितने जो भी था उन्होंने दिया, वो तब भी करते हैं। जबकि कई बार ऐसी चीजें होती थी। रासबिहारी बोस भी गांधी से नाराज थे, वो भी बहुत नाराज थे। ठीक, तो वो तो मतभेद की बात है, देखिए सबके एक दूसरे से थे, उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, तो वो है, एक बड़ा तबका है। इस बात को लेके हम ये कह नहीं सकते, जैसे अभी भी लोग कहते हैं बिना खड़क बिना ढाल कैसे मिल गई आजादी, क्यों नहीं उसमें आजाद हिंद फौज का योगदान, क्यों नहीं उसमें नेवी विद्रोह का योगदान। 15,000 सैनिक और अफसर लिख के दे रहे हैं कि अब हम नहीं लड़ेंगे अंग्रेजों के लिए सेना में। छोटी बात नहीं थी, लेकिन हमारे इतिहास में ये कभी पढ़ाई नहीं गई। हमें नहीं बताया गया कि आजादी की वजह ये भी रही। लोगों को नहीं पता कि 15 अगस्त का डेट क्यों चुना गया, लोगों को नहीं मालूम। अपशगुन था वो पंडितों के हिसाब से। 14 अगस्त को बता रहे थे, और वो क्यों चुना गया, क्योंकि जापान को उन्होंने आजाद किया था, वो 15 अगस्त को किया था 2 साल पहले। और उन्होंने जापान की डेट लेके कि भैया मुझे याद रखेंगे डेट को, ये इसको आजाद करते हैं। इंडिया को तो क्या क्या हुआ है लोगों को, मैंने कहा ना कि जो चीज पता ही नहीं है, तो वो अपने हिसाब से वो लोगों ने पकाया और अपने हिसाब से किया। ये ठीक है कि सावरकर को इस फिल्म में उन्होंने बड़ा दिखाने की कोशिश की। अब लोगों की नजर में वो पहले से इतने छोटे थे, उन्हें लगा था तो बहुत छोटू सा आदमी था, ये इतना बड़ा कैसे हो गया। तो पहले उन्हें समझना होगा, क्योंकि अभी भी सावरकर की जो विरोधी हैं, मैंने 3 साल पहले लेख लिखा था कि सावरकर और भगत सिंह के बीच में रिश्ता क्या था। और मैं इंडिया न्यूज में काम करता था, वो वेबसाइट 2 बार क्रैश कर गई थी, क्योंकि लोगों के लिए हैरत था सावरकर कहां भगत सिंह, ये आपस में दोस्त कैसे हो सकते हैं। ये आपस में वो भाई बड़े मदनलाल धिंगरा के फैन थे, वो करतार सिंह सराभा को गुरु मानते थे भगत सिंह, और वो सब किसको मानते थे, वो सावरकर को मान रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि कितनी चीजें हो रही हैं। बाकायदा अगर आप उनकी डायरी में नोट देखेंगे, पता है एक हिंदू पथपात सही से एक नोट है जो भगत सिंह ने खुद अपनी डायरी में लिखा है। समर्थ गुरु रामदास कहते हैं कि धर्मांतरित होने से बेहतर है कि मर जाओ, जान दे दो अपनी या जान ले लो। ये समर्थ गुरु रामदास शिवाजी को बोल रहे हैं या वहां के लोगों को बोल रहे हैं। ये किताब हिंदू पथपात सही में ये एक डायलॉग है, उसको भगत सिंह ने ज्यों का तो अपनी डायरी में अपने हाथ से उतारा है। तो क्यों, क्योंकि वो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 23 साल का नौजवान है, हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, वो लगातार अलग अलग तरह की विचारधारा पढ़ रहे हैं, वो जान रहे हैं। मैं जितना समझा हूं वो इतना है कि आज की राजनीति की उस दौर की राजनीति से तुलना नहीं हो सकती। मदन मोहन मालवीय का भी एक बार क्रिटिसाइज किया था इन्होंने, भगत सिंह ने अपने लेख में, और लेकिन उन्होंने बच्चा समझा, और वही मदन मोहन मालवीय थे। उन्होंने बाद में मालवीय जी ने भगत सिंह को समझा के कि भैया तेरी पिटीशन जरूरी है, तुम इसे, वो कहते नहीं मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा, मना कर दिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने वो लॉर्ड इरविन के पास वो पिटीशन, लास्ट पिटीशन उन्हीं की थी, लास्ट पिटीशन मालवीय जी की थी, वो खारिज हुई थी। ये समझा के भेजा, तब वो माने कि भाई ये पिटीशन जाएगी तो इस दौरान जो बहस चलेंगी उनमें एचआरए का और चर्चा होगी, अपने सब तो दुनिया भर की जो मीडिया उसमें छपेगा। तब भगत सिंह थोड़े राजी हुए, बोले नहीं मुझे फांसी नहीं वो करनी है। भगत सिंह भी दृढ़ थे, मुझे फांसी पे ही चढ़ना है। पर बोले कि ये बहस तो होगी कम से कम, ये बहस से लंबा खींचेगा मामला, और जितना लंबा खींचेगा उतने मीडिया में छपेगा। ये बात मालवीय जी ने समझाई। तो मालवीय जी को क्या लग रही थी, क्योंकि उन्हें जानते थे
मालवीय जी, गांधी जी ये जानते थे कि ये जो नौजवान है, इनको भटके हुए नौजवान का, अभी तक नेहरू जी की बायोग्राफी में उन्हें क्रांतिकारी नहीं लिखा है, ऑटोबायोग्राफी में, अभी भी आतंकवादी लिखा है। 4-4 एडिशन उसके निकल आए, मतलब संशोधन के बाद, ये कांग्रेस वालों ने बिल्कुल। उसे सही नहीं कराया। तो हम्म। अब उस दौर के और इस दौर में ये फर्क बेसिक जो भी समझदार लोगों ने समझना होगा कि कोई भी पार्टी ना तो उस तरह से इस्तेमाल कर पाए उनके जो रिश्ते थे पुराने, और ना किसी आदमी को इतना डाउन करो, क्योंकि कहीं भी अगर सावरकर को हाँ। कुछ भी लेना देना होता तो वो जाके जनसंघ में शामिल होते। वो कुछ भाई, देश की आजादी के बाद तो उनपे कोई प्रतिबंध नहीं था, देश की आजादी से पहले अंग्रेजों के प्रतिबंध थे कि भाई ये करोगे तो तुम गिरफ्तार हो जाओगे। अब वो बिल्कुल। छोटी छोटी बातें निकाल रहते हैं कि 60 रुपए पेंशन मिल रही थी, गांधी जी को फिर निकालना पड़ा लोगों को, गांधी जी को भी 100 रुपए पेंशन मिल रही थी। मैं नेहरू जी के घर गया यहाँ पे दिल्ली में, हम्म। तो मैंने फोटो खींचा पा गया था। नेहरू जी ने किस वजह से, गांधी जी की गैलरी थी, वहां पे एक लिखा रखा था, मैं अंग्रेजों का वफादार क्यों। गांधी जी का कोई भाषण था जो उन्होंने पूरा का पूरा लिपिबद्ध करके सबसे आगे लटका रखा था। तो वो ठीक। क्या गांधी जी की इमेज डाउन करना चाहते थे? तो अब बताइए, आपके राष्ट्रपिता लिख रहे हैं मैं अंग्रेजों का वफादार क्यों हूं, पूरा लेख। वो तो वो फिल्म में उनकी भी बहुत जिक्र महान आता है, वो इज्जत है, लगातार कह रहे हैं उनकी मदद करना चाहिए हमें युद्ध के दौर में। नहीं वो उन्होंने मदद, हाँ हम्म। वो अलग अलग दौर में लोगों के विचार बदले हैं। मैंने ये कहा ना कि विचारों के बिल्कुल। प्रवाह से हाँ। वो हम्म। जो 1914 में की उन्होंने मदद, साउथ फिल्म अफ्रीका की में बात भी। करते हैं। हाँ, एक हाँ। और चीज जो इस फिल्म में जो एक और जिक्र आया है कि जहाज से वो कूदते हैं हम्म। फ्रांस के तट पर आते हैं, और फिर वापस जो है अंग्रेज पुलिस तो नहीं है, हिंदुस्तानी ही हालांकि उस फिल्म में तो पर्दे पर, हम्म। तो वो पुलिस उनको वापस पकड़ कर ले जाती है। तो अब इस पर भी है कि वो जो है बंदरगाह के किनारे ही जहाज खड़ा था और वो उसमें से कूदे थे और आए थे। फिल्म में जो दिखाया गया है कि बीच समुंदर में जो है वो जहाज है और वो कूदे और बहुत दूर तक तैर के गए। हालांकि इसको सिनेमैटिक लिबर्टी भी आप बोल सकते हैं कि दिखाना चाहता है, आ, पर एग्जैक्ट पर ये उससे क्या कोई चीज थी जनता, आपके पास? नहीं ऐसा नहीं था वो सब। देखिए कोई भी जहाज होता है एकदम किनारे पे नहीं होता, थोड़ा सा दूरी होता है हमेशा बिल्कुल। जब भी हाँ। आना होता है। तो वो मेरे ख्याल से उतनी दूरी थी, वो 2 या 3 मिनट में तैर के आ जाते हैं। तो वो लग रहा है ठीक है। आपको कि बहुत दूर था, और वो उतना उतना वो तैरे भी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उतना वो तैरे भी हैं। असली उतर के कहानी नहीं ये चले थी कि गए। हाँ। जी। असली ये थी कि उस जो निर्देशक ने जो गलती की है वो ये कि उन्होंने समझ लिया कि लोगों को ही हम्म। समझ में आ जाएगा क्या हुआ। जिनको पढ़ लिया ठीक है। जिन्हें उन्हें हाँ। तो मालूम है। लेकिन ये हाँ। ये एक रणनीति थी, ये एक प्लान था जिसके तहत भिखाजी कामा और उनकी टीम पूरी श्यामजी कृष्ण वर्मा पहुंचने वाले थे उसी तट पे। उन्हें मालूम था कि हाँ। ये जहाज यहाँ पे जाएगा, और उस वक्त ये सावरकर का प्लान था कि भागेंगे। सावरकर ने अचानक कोई प्लानिंग नहीं की थी, बल्कि पहले से प्लानिंग थी। प्री और प्लान थी सारी फिर चीजें। हाँ। प्लान में गड़बड़ी ये हो गई थी कि जो बंदे थे, जिसमें अब समझ में नहीं आया इस फिल्म में, फ्रांसीसी जो हाँ। सैनिक थे नहीं। उनको इंग्लिश नहीं आती थी। अगर वो इंग्लिश आती तो वो समझ जाते कि ठीक। सावरकर चाहते क्या है या कह क्या रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवाज तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको ले जाओ, ऐसे ही समझा कोई आदमी। बाद में आपको मालूम है ये केस इंडिया का पहला इंटरनेशनल केस बन गया। इंटरनेशनल फ्रांस की केस बन, सरकार बिल्कुल। ने इंटरनेशनल कोर्ट में ये केस डाला कि हमारी भूमि से आपने एक व्यक्ति को उठाया जो राजनीतिक कैदी बिल्कुल। था। बहुत दिनों चला था ये लंबा केस। तो हम्म। वो उन्होंने ये कोशिश की कि लोगों की समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पर वो समझ में आया नहीं, तो इसलिए लूज मैंने ये पॉइंट है क्लेरिफाई किया। दरअसल। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। और एक एक दो चीजें और है, इस फिल्म में वो कांग्रेस को लेके बड़े हमलावर नजर आते हैं। देखिए, तो पूरी पॉलिटिक्स है, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है जैसे हम बात कर रहे हैं। लेकिन खासतौर पर रणदीप हुड्डा जब एज ए मेकर फिल्म बनाते हैं, तो उन्होंने इस फिल्म में एक डायलॉग डाला वहां पे कि भाई कोई कांग्रेसी किसी कांग्रेसी को जो है वो काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई। तो क्या ये डायलॉग कहीं लिखा हुआ मिलता है सावरकर के? हाँ, ये एक्चुअली रिसर्च का विषय है। तो ये हाँ। तब भी लगते थे, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस निशाने पे नहीं आती थी। कांग्रेस हाँ। कांग्रेस तब भी निशाने पर आती थी, वो इस वजह से कि ये इन्होंने, आपको अगर इतिहास पढ़ते होंगे तो आपको ये हम्म। कह दिया जाता है कि नरम दल था। और ये वाली कांग्रेस, हाँ। गांधी जी के आने वाली पहले की कांग्रेस, उनमें अगर तिलक और इनके साथियों को छोड़ दिया जाए तो ये बस ऐसे ही थे, बिल्कुल। मतलब उन्होंने विनय याचना करते थे और वो खत्म, बिल्कुल। उसको ऐसे प्यार से ये खत्म करते थे, जबकि ऐसा था नहीं। मतलब वो कैसे लम्ब-लेट थे, मतलब अंग्रेजों के आगे, हम्म। वो आपको पढ़ना चाहिए। वो पढ़ना चाहिए कि कांग्रेस बनी क्यों, बनाई क्यों, आगे उसमें क्या-क्या होता था। एक शपथ ली जाती थी, मेरी आने वाली किताब में आप पढ़ेंगे, एक शपथ ली जाती थी ठीक। अंग्रेजी राज के प्रति, उसमें होता था वो। तो ऐसा नहीं है वो सारी चीज़ें होती थी, लेकिन बाद में धीरे-धीरे
और कांग्रेस ने भी जब जब एक बार सावरकर के परिवार के लिए, उस वक्त तक सावरकर का कोई वैसा नहीं था, कांग्रेस उनसे चिढ़े, तो सावरकर के लिए भी एक वो रखा गया वहां पर। 1923 का काकीनाडा अधिवेशन था, उनके परिवार के लिए संवेदना और रेस छोड़ने की मांग, ये सब किया गया। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस बदली और उसके बाद क्योंकि वो नेहरू के प्रभाव में बहुत आई और उसमें चीजें हुई कि लोग चिढ़ने लगे। बोस ने कोशिश की, पटेल को कई बार साइडलाइन किया गया, पटेल गांधी जी के उसमें रहे। उसके बाद एक समाजवादी पूरा तबका था, वो उनके साथ जुड़ा। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस को, उनको ये लगने लगा कि ये तो जो हम अखंड भारत करना चाहते हैं, कांग्रेस तो चाहती है कि देश का विभाजन हो। उन्हें लगा कि नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इसमें एक दिखाया गया ना वो कि जिन्ना को बोलते क्या प्रधानमंत्री, गांधी आप बोल रहे हैं। बताइए, आप बताइए कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो फिल्म में शामिल नहीं किए गए। मैं बताता हूँ। एक झंडा समिति बनी, ध्वज समिति कांग्रेस ने बनाई। ध्वज समिति, बिल्कुल बिल्कुल। उसने कहा कि एक देश का झंडा क्या होना चाहिए आजादी के बाद, तो तय हुआ। उसमें मौलाना आजाद से लेकर नेहरू जी तक, पटेल तक सब सदस्य थे। पता है आपको क्या तय हुआ? कांग्रेस की ऑफिशियल समिति ने तय किया कि देश का झंडा एक ही हो सकता है, भगवा। ऑफिशियल रिपोर्ट है, मैं भेज दूंगा आपको। तो उस समिति की रिपोर्ट भगवा, उसमें सब थे, पटेल, मौलाना आजाद साहब, 2 मुस्लिम थे सर, सबको। क्योंकि किसी को कोई सोच ही नहीं रहा था तिरंगा। आज कोई भगवा की बात करता है तो लोग कहते हैं कि अबे तू तो अपमान कर रहा है तिरंगा का। तो उस वक्त तो तिरंगा मतलब सोचिए ना, पटेल सोच रहे हैं कोई और झंडा हो सकता है, ना मौलाना आजाद सोच रहे हैं, ना नेहरू सोच रहे हैं। ये सोच तो गांधी जी लेकर आए। गांधी जी लेकर आए कि भैया एक हिंदू का, एक मुसलमान का, एक ईसाई का, यही बात थी। लेकिन बाद में गांधी जी को लगा कि नहीं, ये हम ऑफिशियल डिक्लेरेशन कर देंगे कि हिंदू का, मुसलमान का, ईसाई का, तो ठीक नहीं होगा। ऐसा करते हैं कि इसको वही केशरिया, इसका प्रतीक, वो इसका प्रतीक, ये ऑफिशियल फिर वर्जन दिया गया। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये चीजें हैं, सारे आपस की बातचीत में है, और वो सब उनकी जो रिपोर्ट्स बाहर आती थी। और दूसरा क्या होता है, फिर गांधी जी ने एक और डिमांड की कि हम अंग्रेजों के बड़े कर्जदार हैं, हमारी जाति पे उन्होंने बड़ा हमें पढ़ना लिखना और ये सब कानून वानून सिखाए, हमें उनको थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए। वो क्रेडिट क्या हो? यूनियन जैक तिरंगे के ऊपर हो, थोड़ा सा कोने में ऊपर, ठीक है। यूनियन जैक यानी ब्रिटेन का झंडा। आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं? आप सोचिए कि स्वतंत्रता की मांग जो खुदीराम बोस कर रहा है, जो सावरकर कब से कर रहे हैं, विदेशी झंडों, जो कपड़ों की होली उन्होंने जलाई थी सबसे पहले 1906 में, वो लोग जाने कब से 1857 से कर रहे हैं, जब से कर रहे हैं वो लोग। लेकिन कांग्रेस कब करती है? कांग्रेस करती है 1929-30 के लाहौर अधिवेशन में, रावी नदी के तट पर, 45 साल बाद अपने बनाने के। तो कांग्रेस में गुस्सा क्यों नहीं होते होंगे सारे लोग? वो होते थे। आप भी सोच रहे हैं कांग्रेस के प्रति केवल सावरकर को गुस्सा था, यानी कितनों को गुस्सा था। जब वो करते हैं, उसके आगे की दास्तां, अब लोग लाहौर तट की बड़ी बात करते हैं, रावी में तिरंगा फहराया, ये हुआ वो हुआ। इंदिरा गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा कि लाहौर, उनसे पूछा गया तो लाहौर पे जो झंडा फहराया गया, स्वतंत्रता की मांग की गई, तो आपको वो घटना याद है? क्योंकि आप तो बड़ी छोटी थी, 17 में पैदा हुई थी, तो 12-13 साल की नहीं होंगी। तो बोली मुझे एक घटना याद है। पता है आपने कौन सी घटना थी? वो घटना थी कि वो मेरी किताब में है, वो इंटरव्यू का पूरा रेफरेंस। बोले मुझे बस इतना याद है कि पापू, नेहरू जी को पापू कहती थी, अगले दिन जब आए इलाहाबाद, तो वहां से लौट के जब भी आए इलाहाबाद, तो एक जुलूस निकाला गया उनका घोड़े पे बैठा के। घोड़े में जो बैंड था, मतलब वो जुलूस में जो बैंड था, वो घोड़े पे बैठ के वो जा रहे थे, वो एक गाना बजा रहा था। बोले कौन सा? गॉड सेव द किंग, इंग्लैंड का राष्ट्रगान है। आप स्वतंत्रता दिवस की मांग, स्वतंत्रता की मांग करके आए हो। आपने कहा आपसे 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाया करेगा, तय करके आए हो, और यहाँ आपके जुलूस में गाना कौन सा बज रहा है? गॉड सेव द किंग। तो ये अजीब सा जो दोहरा रवैया होता था ना, ये उस वक्त युवाओं को समझ में नहीं आता। यार सीधी सीधी स्वतंत्रता क्यों नहीं मांग लेते? क्यों आजाद, भगत सिंह, ये सब लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, आप सीधी बात करते नहीं हो, आप गोलमोल बातें करते हो। तो ये एक बड़ी वजह थी। वही सावरकर का गुस्सा था। सावरकर का गुस्सा क्या था कि आप उधर मुसलमानों को लेने के नाम पे तमाम उनकी नाजायज शर्तें मान रहे हो। फिर आपने जिन्ना को सपोर्ट किया, जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने को तैयार थे। तो बहुत सारी चीजें होती थी जो इस छोटे से इंटरव्यू में लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गुस्सा तो जायज था। अब उन्होंने किस तरह से दिखाया वो अलग बात है। मतलब कुल मिला के ये बात समझ में आती कि इतिहास में बहुत सारी बातें जो है वो अभी भी दबी हुई हैं, और जिनको सामने लाने और समझने की जरूरत है, बड़े परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। और साथ ही जो है वो है ना, हाँ, और साथ ही वो इतिहास है और हम वर्तमान में रह रहे हैं,
इसमें भी एक संतुलन लाने की जरूरत है। आप इतिहास को लेकर झगड़ा नहीं कर सकते हैं कि ये मेरे नजर का इतिहास है और ये तुम्हारी नजर का इतिहास है। तो आप मुझे एक लाइन लगता है में खारिज कि नहीं कर सकते सावरकर या किसी को नहीं भी। कर सकते, हाँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में ये जो संतुलन बैठाने के मामले में स्वतंत्र वीर सावरकर जो है रणदीप हुड्डा की फिल्म, इस चीज में जो काफी हद तक फिर नाकाम रहती, बहुत सारी चीजों को वो इस तरह से क्लियर नहीं कर पाए हैं। वो उनकी राइटिंग की, जो उनके राइटर हैं उनकी, या जो है वो डायरेक्शन की कमी रही। मैं ये नहीं मानता कि देखिए वो उन्होंने, मैंने कहा ना कि जिसकी इतना बड़ा कद है सावरकर का, गांधी जी जैसे, गांधी फिल्म को एक में नहीं आप ढाल सकते, बड़ा मुश्किल था। वो तो ऑस्कर वो ले गए, लेकिन बहुत सारी चीजें उन्होंने भी छोड़ दी थी फिल्म में। तो वैसे ही मुझे लगा कि बहुत सारी चीजें छूट गई हैं जो एक वेब सीरीज डिजर्व करते हैं, लेकिन उस चक्कर में आपने छोटा छोटा, कि गांधी का जीवन सबको पता है, गांधी का जीवन सबको पता है, इसलिए लोग समझ रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, क्योंकि इतना पढ़ाया जा चुका है। सावरकर पे ये पहली फिल्म आई इतनी बड़ी, और उसमें उनकी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा चीजें लाई जाए, और उस चक्कर में हमें लगता है कि दर्शक सब समझ रहा होगा, और दर्शक शायद कुछ चीजें नहीं समझ पाता, ये उनके लिए माइनस हो सकता है। लेकिन उनके ध्येय में जो उनका एक मोटो था उसमें गड़बड़ नहीं है, लेकिन मार्केट में उनको इसका नुकसान हो सकता है, मतलब पैसा कमाने में उनको नुकसान हो सकता है। हाँ हाँ, तो वो नाकाम, एंटरटेनमेंट वैल्यू में नाकाम हो सकते हैं वो। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मेहनत नहीं की, और सावरकर को एक जो न्याय मिलना चाहिए था उसके लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की है। मे बी कल को वो वेब सीरीज में लाए, लेकिन वो कोई एक पहलू उठा लेते तो शायद चलता। लेकिन सावरकर अपने आप में इतना बड़ा, बहुत जगह रखता है, मतलब तो वो उसमें आप कह सकते हो। तो नाकाम जो बात है वो एंटरटेनमेंट वैल्यू में थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन सावरकर एक डिजर्व करते थे कि लोगों ने जान है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स को जिस तरह से क्लियर करके दिखाना चाहिए, उसमें भी काफी सारी गड़बड़ियां रह गई है, ये भी चीज है इसमें। नहीं तो इतनी बातें और इतनी बहस, हाँ, वजह उसकी वही है, या तो छुओ मत या वही अच्छे है। से दिखाओ, हाँ, उसकी वजह वही है, क्योंकि लोगों को सावरकर के बारे में इतनी चीजें पता ही नहीं है, हाँ, उनको छुपाई मतलब है। जितनी जितनी जिज्ञासा और जितनी प्यास वो जगा देते हैं इस विषय के साथ में, फिर उस प्यास को बुझा नहीं पाते और उस जिज्ञासा का जो है वो शमन नहीं कर पाते हैं। ये मामला रह गया, इसलिए मुझे लगता है कि इतना सारा बहस और क्रिटिसिज्म जो है इस फिल्म को लेकर चल रही है। जैसा कि आपने, होगा कि सावरकर जहां भी होंगे वो अभी अपने पुराने उससे निकले नहीं है। लोग जो सावरकर के विरोधी हैं वो मानने को तैयार ही नहीं है। मेरी कल बहस हो रही, इतना बड़ा आदमी मतलब पढ़ रहा है इतिहास को, भी मानने को तैयार नहीं है कि सावरकर की किताब भगत सिंह पढ़ सकते हैं। अब तुम अपने हिसाब से भगत सिंह को थोड़ी गढ़ोगे, मैं थोड़ी गढ़ दूंगा भगत सावरकर को अपने हिसाब से। जो हुआ है, जो सच है, उसको तो मानो भाई। उसमें क्या इश्यू है? एक डायलॉग लाओ ना भगत सिंह का सावरकर के खिलाफ, एक डायलॉग ऐसा लाओ ना। आपको मालूम है सावरकर जब जेल से रिहा हुए तो सब नेताओं ने बहुत बड़ा पेपर में अपने एड छपवाए कि उनके स्वागत में। तो आपको पता है कि उसमें नेहरू जी ने, नेताजी बोस ने क्या लिखा कि मैं चाहता हूं कि सावरकर अब कांग्रेस ज्वाइन करें। ये उन्होंने लिखा अपने विज्ञापन में। और बिल्कुल नेहरू जी ने कुछ लिखा, मतलब उसका मतलब था कि मोस्ट वेलकम, और सावरकर, और शायद कुछ ग्रेट पैट्रियट या ऐसा कुछ लिखा। नेहरू जी ने भी ऐड दिया, वो चाहते तो नहीं देते, लेकिन सबको मालूम था कि सबके विचार अलग अलग हैं, लेकिन ध्येय वही है कि देश को आजाद होना है। क्रिटिसाइज करते थे एक दूसरे को, लेकिन बिलो द बेल्ट नहीं जाते थे, जो आज होता है। तो क्या नेहरू तो प्रधानमंत्री पद वो करते हैं, डिजर्व, उनकी पूरा खानदान डिजर्व करता है कि देश पे 70 साल राज करे, और सावरकर इतना डिजर्व नहीं करते कि उनको लोग सम्मान से मान भी सके कि वो देश की आजादी के लिए लड़ा था। तो ये तो गलत हुआ है सावरकर के साथ, ये मैं मानता हूं। तो वो जो लोग विरोध क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फिल्म के नाम पे भी कर रहे होंगे, उनको ये थोड़ा सा होना चाहिए कि भाई तुम करते रहोगे उतना ही फिर सावरकर का बैकलैश होगा, उतना ही वो होगा कि हम जैसे लोग, मैं नहीं इतना सावरकर के सपोर्ट में कभी खुल के एक वन साइडेड होना चाहता, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मुझे लगता है उनके साथ अन्याय बहुत हुआ है। क्योंकि आप जानिए ना उस व्यक्ति ने कितने कष्ट उठाए, किसके लिए उठा रहा था? उसको कोई मतलब कहीं पद चाहिए था, उसके खानदान वाले एक के बाद एक मरे जा रहे हैं, उनके पास जो संपत्ति थी वो सारी जब्त कर ली गई, जेल में उनके साथ जो हुआ, जबकि वो व्यक्ति इतना बुद्धिमान था, इतना बुद्धिमान था पढ़ाई में लिखाई में, इतने लोग उसको मानते हैं, इतने लोग इंस्पिरेशन। आप सोचिए कि एक आदमी खड़ा होता है लंदन से, वहां से कहता है पिस्टल लेके उसको मार दो, लोग मारने को तैयार हैं, उसके एक एक वर्ड पे कहने को तैयार है। श्याम जी कृष्ण वर्मा, सोशलिस्ट, जो कहते हैं कि ये सोशलिस्ट थे भगत सिंह, वो एक सोशलिस्ट इंडियन ऐसा कुछ पेपर निकालते थे, वो खुद सोशलिस्ट थे, लेकिन उन्होंने पूरा अपना करोड़ों अरबों का जो इंडिया हाउस था सावरकर के नाम लिख दिया कि जाओ भाई, आज से तुम संभालो उसकी कमान। क्यों? क्योंकि सावरकर में तब भी दम था,
और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसको कहने की कांग्रेस की हिम्मत नहीं थी स्वतंत्रता संग्राम है, वो उसके काला अध्याय बताते थे देश में, आज उनकी वजह से माना जाता है। मैं आपको अपना एक एग्जांपल यहाँ दूंगा। मैंने अपने सारे मुस्लिम दोस्तों को फोन किया, मैंने कहा कि 2 मुस्लिम क्रांतिकारियों के नाम बताओ, और मैंने 2 दिन वेट किया, कोई भी अशफाकुल्लाह खान के अलावा दूसरा नाम बता नहीं पाया। अजीब-अजीब नाम बताते रहे, इसका, उसका, इसका, और जो कोशिश कर रहे थे, मतलब उन्होंने माना कि अशफाकुल्लाह खान के अलावा और कोई नाम नहीं है उनके पास। मौलाना आजाद वो क्रांतिकारियों में नहीं गिने जाते। मैंने कहा आप जाओ सावरकर की 1857 स्वातंत्र समर पढ़ो, कम से कम 25 मुस्लिम क्रांतिकारी मिलेंगे तुम्हें। अगर उसको स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते तुम, अगर उसको नहीं मानते सावरकर के कहने पे, तो आपके पास एक मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खान के अलावा कोई दूसरा नहीं है। और अशफाकुल्लाह खान के भी नानी के परिवार पर यह आरोप लगा था कि अंग्रेजों का साथ दिया था उन्होंने, उनको गद्दार की कोठी कहा जाता है उस कोठी को, और इसलिए अशफाकुल्लाह खान बहुत दुखी थे, वो उस टैग को हटाना चाहते थे। ये उन्होंने लिखा है खुद, तो वहां लोगों से पता करिए। तो कई बार चीज होती है कि भाई क्यों नहीं लड़ रहे थे, फिर तो पूरा एक चैप्टर खुल जाएगा, कई मुस्लिम क्यों नहीं क्रांतिकारी बन रहे थे उस वक्त। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक चीज में समेट के नहीं देखी जा सकती। एक व्यक्ति के साथ आप लगातार अन्याय करके ये गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। इसमें एक आखिरी सवाल हम लेते हैं, इसमें एक आखिरी सवाल एक डिस्कशन में इसमें लेते हैं। गांधी जी की हत्या का जो षड्यंत्र है, वो जो पूरा प्रकरण है, उसमें सावरकर का नाम आता है, और वो बहुत लंबे अरसे तक वो मामला चलता है। हालांकि वो बरी भी हो जाते हैं, सारी चीजें हैं। उसके बाद में एक और प्रकरण इसमें आता है कि जब गांधी जी की हत्या के बाद में जो तमाम दंगे भड़के थे, उसमें इनके भाई को भी जिंदा जला दिया गया। शायद फिल्म ये भी दिखाती है, मुझे लगता है फिल्म में दिखाया है। अब ये बात किसी को पहले नहीं पता थी। बिल्कुल, फिल्म में वो लिंचिंग दिखाई गई है, फिल्म में वो लिंचिंग दिखाई गई है कि कैसे उनके भाई को, और खाली हालांकि उसको बहुत एलैबोरेट नहीं किया उन्होंने, खाली उनकी लिंचिंग नहीं हुई, और आपको मालूम है कि हजारों ब्राह्मण महाराष्ट्र में मार दिए गए। बिल्कुल ठीक बात है। इफेक्ट है क्योंकि नाथुराम गोडसे ब्राह्मण था। बिल्कुल, आपने ये सब किया गांधी जी की हत्या के बाद, 1984 से बड़ा दंगा था वो, लेकिन वो इतिहास में नहीं है। तो मैं कह रहा हूं हम सब गलत इतिहास के शिकार हैं। ये हुआ। भाई आप ये बताइए कि सावरकर का मुकदमा चल रहा है लाल किले में दिल्ली में, और केस सुनने कौन आता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। किसके साथ आते हैं? अपनी पत्नी के साथ। उसके बाद जो केस लड़ रहे थे सावरकर का, उनके वकील से कहते हैं कि उनको फोन करके कि मुझे मिलो, ऑफिस में नहीं, चुपचाप। वो कहाँ मिलते हैं? वो दिल्ली की एक रोड पे मिलते हैं, मथुरा रोड पे, कि फलानी जगह मिलना। वहां धीरे से उनको बोलते हैं कि तुम्हारा केस मजबूत है, और भी कई चीजें बोलते हैं उस केस के बारे में, उन्हें एक तरह से टिप्स देते हैं, और वो चले जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि सावरकर अपनी जगह सही है, और छूट जाएंगे। वो छूट जाते हैं। तो क्या सरकार तो आपकी थी, सावरकर इतने बड़े जासूस तो थे नहीं कि वो अपने प्लांट कर लेते बचाव के सबूत। सब कुछ आपका था। सावरकर छूटे ना वहां से, क्योंकि उनको फंसाया गया था वहां सब सारे मामले में। तो वो खुदा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उनकी तरफ से भी आरोप लगते हैं, लेकिन अगर सावरकर वहां पे सिद्ध होते तो आप कह सकते थे कि गांधी की हत्या उन्होंने करवाई। भाई उनको तो भाई की मौत हुई, उसके तो केस भी नहीं चला किसी पे। मेरे ख्याल से मुझे जानकारी नहीं है किसी को सजा हुई, और लिंच कर दिया गया, लिंचिंग हुई, इनके भाई को जला दिया गया पेट्रोल डाल के। आप ये समझिए। कुल मिला के इतिहास जो है वो हमारी राजनीति का शिकार हो रहा है, ये समझ में आता है। और फिल्मों से जो है ना, हमेशा रहा है। और फिल्मों से हम एक आम दर्शक के रूप में जब ये उम्मीद करते हैं कि वो ठीक दिखाएंगी, तो वो किसी न किसी वजह से जब गड़बड़ हो जाती, चाहे वो निर्देशक का नजरिया हो या बायस्ड होकर फिल्म बनाई गई हो, तब भी जो है वो इतिहास के लोगों को जो है वो न्याय नहीं मिल पाता है। तो ये फिल्म जो है कुछ उसी तरह की है। फिर भी हम कहेंगे लोगों से कि वो इस फिल्म को देखें, और जो विष्णु शर्मा जी ने जो बातें बताई है, जो फैक्ट्स बताए हैं, इनके बारे में भी गौर करें, सर्च करें, देखें। और विष्णु शर्मा जी की किताबें हैं, आप अमेजन पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी। और जैसे कि बता रहे हैं कि एक और किताब जल्दी ही आने वाली है, उसको भी पढ़िए। और मिलते हैं फिर हम विष्णु जी अगली बार। और आपसे बात करके जो है बहुत मजा आया, आपने काफी जानकारी दी हमारे दर्शकों को और मुझे भी। तो मिलते हैं फिर, और इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मिलते हैं फिर।